शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। जेडीयू में बागी लीडरान पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पवन वर्मा को भी जेडीयू से निकाला गया है और बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है कि जेडीयू की तरफ से की गई है। और ये पिछले कई दिनों से इसके सुगबुगाहट जो है वो देखने को भी मिल रही थी, जब खुद नीतीश कुमार और पीके यानी कि प्रशांत किशोर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार बिहार के सीएम ने ये साफ कर दिया था कि जो चाहे वो पार्टी में रहे, जो चाहे वो जा सकता है। और साथ ही ताज़ा बयान भी उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जब तक चाहे पार्टी में रहे, और उन्होंने कहा कि मैं उनकी बातों का जवाब देता हूं, लेकिन ट्विटर पर वो कुछ भी लिखते रहें उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, जेडीयू की सरकार वहां पर है, बीजेपी की हिमायत हासिल है उसको है, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर का रुख खासकर सीएए एनआरसी को लेकर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं टकराव जो है, अंदरूनी कलह जो है वो सामने निकल कर आया। और अब उसका नतीजा ये हुआ है कि जेडीयू में बागी लीडरान पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जेडीयू ने की है, और प्रशांत किशोर को जेडीयू से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पवन वर्मा एक और नाम है जिनको जेडीयू से निकाला था। इनके भी बगावती सुर जो है वो सुनाई देने लगे थे, दिखाई देने लगे थे। इस तरह के बयान पवन वर्मा के आ रहे थे। उसके बाद कार्रवाई की गई है, दोनों को पार्टी से छुट्टी दे दी गई है। तो जेडीयू में बागी लीडरान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यह एक्शन लिया गया है। बिहार की सियासत में कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव यहां पर आया है। पीके जो कि एक तरह से कहा जाता है कि उनको कंपेयर जो है बड़े लीडरान के तौर पर उनका किया जाता है। हालांकि पॉलिसी मेकर के तौर पर शुरुआत करते थे, और जिस तरह से वो पार्टी में आए और पार्टी में आने के बाद पार्टी को खड़ा किया, उसमें हिकमत अमली जो थी उनकी बहुत कारगर साबित होती है। और इसके लिए पीके यानी कि प्रशांत किशोर काफ़ी मकबूल भी हैं। और ऐसे में जब एनआरसी सीएए को लेकर बिहार में ये सवाल उठा कि जो नीतीश सरकार है उसका स्टैंड क्या है, नीतीश सरकार एनआरसी सीएए को किस तरीके से देखती है, तो उस पर इख्तलाफ की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी, जहां पर जेडीयू जो थे वो पार्टी के रुख से मुतमईन नहीं थे, और लगातार वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की वो मजम्मत करते रहते हैं, और ख़ासकर इसकी तनकीद भी उन्होंने की थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हिमायत हासिल है जेडीयू को। यही वजह है कि बिहार में तख्ता पलट एक तरह से हुआ था, रातों रात सरकार बदल गई थी और नीतीश कुमार सीएम बन गए थे। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने 15 दिसंबर को जो जामिया इलाके में तशद्दुद हुआ था, उस मामले में 70 मुल्ज़िमीन की तस्वीरों को जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने 70 मुल्ज़िमीन की तस्वीरों को जारी कर दिया है। लोगों से उनके बारे में जानकारी देने को भी कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि जो भी इन मुल्ज़िमीन के बारे में जानकारी देगा, दिल्ली पुलिस उसे इनाम देगी। 15 दिसंबर को दिल्ली में शरीयत कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ये तशद्दुद हुआ था और बसों में आगजनी की गई थी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। साथ अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुएब रजा, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ नामजद हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ आशंका लगाकर जिनको गिरफ्तार करने की बात आ रही है, और उसके बाद एक और एक्शन लिया जाता है जिसमें 70 तस्वीरें जारी की जाती हैं और सीधे तौर पर पब्लिक से सपोर्ट मांगा जाता है। देखिए शफान, 80 तस्वीरें हैं टोटल। जो तस्वीरें हैं दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने इसको जारी किया है, और इसमें सीधे तौर पर ये आरोप हैं इन लोगों पर कि जो तशद्दुद हुआ था जामिया में 15 दिसंबर को, हमने देखा कि जामिया और उसके आसपास खासतौर पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पर वहां पर बसों को आग लगाई गई थी, तोड़फोड़ वहां पर हुई थी। उस मामले में पिछले काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि पुलिस के पास सीसीटीवी, जाहिर सी बात है कि फुटेज है और उसमें कुछ चेहरे हो सकते हैं। जिसके बाद अब जो सामने आया है उसमें 80 लोगों की तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने जारी की है, और इन तस्वीरों के जरिए ये आह्वान किया गया है या अपील दरखास्त की गई है लोगों से कि अगर इन चेहरों को कोई पहचानता है तो वो पुलिस को इनके बारे में जानकारी दे। पुलिस का ये मानना है कि ये तमाम जो लोग हैं वो इस तशद्दुद में शामिल थे जो हिंसा हुई थी जामिया के पास जो 15 दिसंबर को, जिसके बाद ये आरोप भी लगे थे कि पुलिस लाइब्रेरी के अंदर घुसी तमाम तरह के, लेकिन उससे पहले पुलिस ये कहती रही है कि
बसों को आग लगाई गई थी और तमाम तरह के वहां पर तशद्दुद हुआ था। तो एक तरीके से दिल्ली पुलिस ने अब जो कार्रवाई है उसको तेज किया है और 80 लोगों के जो चेहरे हैं वो सामने रखे हैं और लोगों से ये अपील की है कि अगर कोई इनको पहचानता हो तो पुलिस को इनके बारे में जानकारी दे, उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। एक और चीज, क्योंकि इस मामले में कई तरह की जो खबरें हैं वो आती रही है, पुलिस पर ये भी सवाल उठ रहे थे कि लंबा वक्त हो गया है, अब तक किसी भी तरह की जो गिरफ्तारी है वो इस सिलसिले में जो ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर पुलिस ये मानती है कि तशद्दुद में जो इलाकाई जो लोग हैं वो शामिल थे या कुछ और लोगों पर वो इल्जाम लगाती है, जिसके बाद अब पुलिस ने इन लोगों की तस्वीरें जारी की है और ये एक कोशिश एक तरीके से पुलिस की तरफ से है। हालांकि इनमें कोई जामिया का स्टूडेंट है या नहीं या कौन लोग है ये अभी पुलिस इसके बारे में यही कह रही है कि वो नहीं जानते, उनको सिर्फ सीसीटीवी में या दूसरे तरीके से जो चेहरे उनकी समझ में आए उनको वो बाहर लेकर आई है और ये सब जो लोग हैं वो उस तशद्दुद में शामिल थे, ऐसा पुलिस का मानना है। अब इन लोगों में से क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो साफ नजर आ रही है, जो 80 लोगों की तस्वीरें पुलिस ने जारी की है, इन तमाम चीजों से अब असर क्या पड़ेगा और क्या लोग इनको पहचान पाएंगे या पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, ये देखना होगा। लेकिन अभी ये बात जरूर है कि जिन भी लोगों के चेहरे हैं और जो भी लोग इसमें शामिल थे, जिनके पुलिस ने एक तरीके से फोटो या तस्वीरें जारी की है, उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शुएब रजा, क्या कोई ऐसा आंकड़ा है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया हो, ये बताते हो कि कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? चूंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव भी है पूरा। देखिए शफान, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई थी उस दौरान जब सीएए और एनआरसी की मुखालफत में लोग सड़कों पर उतरे थे। सीलमपुर में एक मामला हुआ था, वहां पर भी आगजनी हुई थी और तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद हमने ये देखा कि दरियागंज दिल्ली गेट पर भी एक गाड़ी को आग लगाई गई थी और तीसरी जो जगह थी वो जामिया के आसपास का जो इलाका है वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। तो कुल मिलाकर अगर दिल्ली की बात की जाए तो 100 से ज्यादा लोगों को एक तरीके से पूरी दिल्ली से पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि कुछ लोगों की जमानत भी उन तमाम चीजों में हुई और ये तमाम जो चीजें हैं वो अब 80 लोगों की जो तस्वीरें जारी की है वो सिर्फ और सिर्फ जामिया के आसपास के जो इलाका है उन लोगों की गई है कि ये इस हिंसा में लोग शामिल थे। ये इल्जाम पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है और लोगों से जो अपील की जा रही है वो इन्हीं तमाम लोगों को लेकर की जा रही है कि जो तस्वीरें हैं ये उन लोगों की है जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास जो बस में आग लगाई गई थी, ये लोग उसमें शामिल थे। इन चेहरों को वहां पर देखा गया था और अगर कोई इनके बारे में जानता है तो वो पुलिस को इसकी जानकारी दे। देखिए इस बारे में कोई अभी क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस ये जानकारी देती कि कोई जामिया का इसमें स्टूडेंट है भी क्या या फिर ये लोकल लोग हैं या बाहर से कोई आया था, ये पुलिस कह रही है कि उनको नहीं पता। लेकिन जो आइडेंटिफाई किया गया है इन लोगों को वो सीसीटीवी या जो दूसरे वहां पर वीडियो बने या वीडियो पुलिस को मिले उनके आधार पर पुलिस ने इनको चेहरों को आइडेंटिफाई किया है और उसी की ये तस्वीरें बनाकर जारी की गई है 80 लोगों की। शफान, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुएब रजा, हमारे नुमाइंदे जो कि अपडेट दे रहे थे जिस तरह से 80 लोगों की, हालांकि अब तक 70 का यह आंकड़ा सामने आया था। बहुत शुक्रिया शुएब रजा। लेकिन 70 लोगों का जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई थी, लेकिन अभी अपडेट इस मामले पर यह मिला है जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, दरअसल 70 नहीं बल्कि 80 लोगों की तस्वीरों को जारी किया गया है। ये अलग अलग कैमरास की CCTV की तस्वीरें हैं जिनको जारी किया है दिल्ली पुलिस ने और उसके बाद ये अपील की है आम लोगों से कि आप इनको पहचानने में पुलिस की मदद कीजिए और अगर आप मदद करते हैं तो उसके बाद आपको इनाम से भी दिल्ली पुलिस नवाजेगी। साफ कहा जा सकता है चूंकि इलेक्शन है, एक तरह से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कि अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई हैं, कितने लोगों को पकड़ा गया है, इसको लेकर कई सवाल भी उठे थे और कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर भी पूरा दबाव है और उसके बाद एक्शन में भी पुलिस नजर आ रही है। इससे पहले हालांकि कई गिरफ्तारियां अलग अलग जगहों से हुई है, चाहे वो तुर्कमान गेट रहा हो, चाहे वो शाहीन बाग रहा हो, चाहे वो सीलमपुर रहा हो या जाफराबाद इलाका रहा हो, इन जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया गया। नो डाउट अभी भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी एक और बड़ा कदम जो है दिल्ली पुलिस ने उठाया है। 80 लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं।
कोई पहचान इनकी नहीं हो पाई है कि ये कोई स्टूडेंट्स हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, मकामी लोग हैं जो आसपास के इलाके में रहते हैं वो हैं, या फिर बाहर के कुछ लोग थे। कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। लिहाजा जब ऐसे में अपने आप को नाकाम पुलिस समझ रही है कि इनको पहचान नहीं पा रही, लिहाजा उसने पब्लिक का सहारा लिया है और कहा जा रहा है कि पब्लिक से पूछा गया है आप जिसकी भी जानकारी देंगे उसमें आपका ये फायदा होगा कि आपको इनाम से नवाजा जाएगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 80 तस्वीरें इसको जारी की गई हैं। ये वही लोग हैं जैसा पुलिस कह रही है कि इन लोगों ने तशद्दुद को भड़काया था। हमने देखा था 15 दिसंबर को जो तस्वीर थी ये जामिया नगर की, बहुत बुरे हालात थे, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, पथराव किया गया था, साथ ही साथ कई लोग जख्मी हुए थे और स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी बुरा सलूक किया गया था, जिसके बाद एक अलग लड़ाई में लड़ता हुआ स्टूडेंट्स का एक तबका नज़र आया था। और अभी भी लगातार गिरफ्तारियां जो हैं वो की जा रही हैं पुलिस की तरफ से। और ऐसे में एक और कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 80 तस्वीरों को जारी किया है और कहा है कि इनकी पहचान बताने में पुलिस की आप मदद करें। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गद्दारी वतन के इल्जाम में शर्जिल इमाम की थोड़ी ही देर में दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होने वाली है। शर्जिल की सिक्योरिटी के मद्देनजर उसे साकेत कोर्ट के CMM के फ्लैट में ही पेश किया जाएगा। साकेत कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज सुबह साकेत कोर्ट के कुछ वकीलों ने शर्जिल के लिए फांसी की मांग करते हुए उसे सख्त सजा देने की वकालत की थी। तो शर्जिल, जिसको कल गिरफ्तार किया गया है बिहार के जहानाबाद से, उसके बाद उसको दिल्ली आज लाया गया और आज ही साकेत कोर्ट में उसको पेश किया जाना है, जिसके लिए पूरी तरह से पुलिस ने तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ वकीलों ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो शर्जिल है, जिस तरह का बयान मुल्क मुखालिफ उसने दिया है, गद्दारी वतन का मामला उस पर दर्ज है, उसको लेकर कहा गया है कि कोर्ट जो है इसको फांसी की सजा दे। तो साकेत में आज पेशी होनी है शर्जिल इमाम की। और उसके बाद लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने ये गिरफ्तारी की थी बिहार के जहानाबाद से। उसके बाद से ही लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन कई दिनों से तलाश की जा रही थी शर्जिल इमाम की, जो कि JNU का तालिब इल्म है, जिसने भड़काऊ भाषण दिया था, असम को अलग करने की बात कही थी। इसके बाद कई रियासतों में जो है ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था, लेकिन पुलिस को कामयाबी तब हासिल हुई जब बिहार के जहानाबाद से शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया गया। अब थोड़ी ही देर में दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी भी शर्जिल इमाम की जाएगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर उसे साकेत कोर्ट के CMM के ही कोर्ट में फ्लैट में दरअसल पेश किया जाएगा। और साकेत कोर्ट की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि गद्दारी वतन का मामला शर्जिल इमाम पर दर्ज हुआ है। कई रियासतों की पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही थी और कई तरह के मामले भी इसमें सामने आए थे। ये भी कहा गया कि जामिया में, JNU में कुछ लोगों ने शर्जिल इमाम की हिमायत की है, खुद AMU में भी मार्च निकाला जाएगा, इस तरह की भी खबर आई। और कुछ वीडियोज़ ऐसे थे जिसमें तकरीर करते हुए शर्जिल इमाम नज़र आ रहा था। उसमें उन वीडियो की बुनियाद पर ही ये मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। हालांकि शर्जिल इमाम की जो माँ हैं, उनका ये कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है और ये साजिश का जो ठीकरा उन्होंने फोड़ा है वो पुलिस पर और मीडिया पर फोड़ा है। उससे पहले ये भी हुआ था कि पुलिस जब लगातार तलाशी ले रही थी तो छापेमारी भी शर्जिल इमाम के घर पर की गई थी। उसके भाइयों से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और निशानदेही शायद वही रही। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा पेच ये भी है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल शर्जिल इमाम को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि शर्जिल इमाम ने खुद अपने आप को सरेंडर किया है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास वाली स्थिति भी देखने को मिल रही है। अब साकेत कोर्ट में अब से कुछ ही देर में पेशी होने वाली है। क्या कुछ रहेगा वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। तो शर्जिल इमाम, जो कि JNU के तालिब इल्म हैं, जिनके ऊपर भड़काऊ बयान देने का इल्ज़ाम लगा है। नए शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में लगातार मुजाहरे जारी हैं। तमाम अपोजिशन जमातों के साथ तलबा और समाजी तंजीमों ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान BJP ने अंदर CAA के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने की खबरें भी आने लगी हैं। क्या तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। संविधान में ये बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में
धर्म के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। इसके बाद भी ये बंटवारा किया जा रहा है। माथे पर तिलक और हल्के जाफरान के लिबास में आईन के सहारे सीएए की मुखालिफत में आवाज उठा रहे इन जनाब का शाहीन बाग से कोई ताल्लुक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एएमयू कैंपस गए हैं या नहीं, हम नहीं जानते। ये बयान है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी एमएलए का। मध्य प्रदेश के मेहर से मुंतखब एमएलए नारायण त्रिपाठी ने मरकजी सरकार पर मजहबी तफरीक का भी इल्जाम लगाया। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गृह कलह हो जाएगा, उस घर में, उस प्रदेश में, उस देश में सुख शांति संभव नहीं है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग, एकता अखंडता की बात करते हैं, और धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, ये देश नहीं चल पाएगा। मौजूदा हालात को खाना जंगी की आमद का इशारा करते हुए बीजेपी एमएलए ने आज की जमीनी हकीकत बयान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद गांव-गांव में नफरत की दीवारें बनने लगी हैं। जहां आधार कार्ड बनवाने में लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वो बदले कानून के बाद अपने वतन की शहरियत कैसे साबित कर पाएंगे? ये दो में से एक बात सिद्ध होती है, तो आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ में। दूसरी स्थितियां, आज गांव में आधार कार्ड बनवाने के लिए गांव का गरीब आदमी भटकता रहता, शहर का गरीब आदमी भटकता रहता, जानकारी के अभाव में। इतने पेपर इकट्ठा करके ये नागरिकता के कागज बनवाना भी बड़ा संभव काम है। आज हमारे देश में एक तरह से गृह कलह की स्थितियां हो चुकी है। एक दूसरे की तरफ लोग देखना बंद कर दिए हैं। सीए को लेकर एनडीए में जारी तनातनी के बाद अब बीजेपी के अंदर भी बगावत की चिंगारी उभरने लगी है। जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल के बाद एमपी बीजेपी का अक़लियती सेल पहले ही सवाल उठा चुका है। मगरबी बंगाल बीजेपी के नायब सदर सीके बोस के बाद एमपी से पार्टी एमएलए का ये सवाल काफी बड़ा हो जाता है। ऐसे में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास के नाम पर इख्तिदार तक पहुंचने वाली पार्टी के विश्वास पर खुद बीजेपी अरकान ही क्यों सवाल उठाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ा बयान देकर सुर्खियों में आए भारतीय जनता पार्टी के एमपी प्रवेश वर्मा और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के इंतखाबी कमीशन ने सख्ती इन पर दिखाई है। इंतखाबी कमीशन ने बीजेपी से अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को अपने स्टार तशहीरकारों की फहरिस्त से हटाने का फरमान जारी किया है। अब दोनों लीडरान दिल्ली इंतखाब के दौरान तशहीर नहीं कर पाएंगे। अलीगढ़ में एएमयू के 500 से ज्यादा मुश्तबा तलबा पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल 26 जनवरी के दिन वीसी के प्रोग्राम में हंगामा किया गया था, जिससे मौके से 4 तलबा को भी पकड़ा गया था। 3 तलबा को छोड़ दिया गया था, जबकि एक तालिब इल्म को 151 के तहत पाबंद कर जेल भेज दिया गया था। दफा 144 के बावजूद जेल में बंद तलबा की हिमायत में तलबा ने अनूप शहर रोड करीब 7 घंटे तक जाम रखा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा तलबा के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया। गणतंत्र दिवस के दिन जब वीसी सर अंदर ध्वजारोहण कर रहे थे, वहाँ पर कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा हंगामा किया गया था। प्रोक्टर टीम द्वारा 4 लड़कों को पकड़कर पुलिस को दिया गया था, जिनमें 3 को तो जो स्टूडेंट थे छोड़ दिया गया था, और एक अहमद मुजतबा फराज जो एक्स स्टूडेंट था उसको 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और माननीय न्यायालय में उसको पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर छात्रों ने एएमयू की चुंगी पर करीब 500-600 छात्रों ने जाम लगाया था, जो 5 से लेकर 6 घंटे तक जाम रहा था। और जेल जाने के बाद कल उसको अहमद मुर्तज़ा फराज को कोर्ट से जमानत मिली है और उसका मुकदमा एफआईआर पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। शर्जील के बयान की हिमायत करने वाली जेएनयू की तालिबा आफरीन ने मीडिया पर उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। आफरीन ने जी सलाम से बातचीत के दौरान कहा कि उसने कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन कुछ चैनलों ने उसके बयान को गलत तरीके से दिखाया है। उसने कहा कि वो उन चैनलों के खिलाफ हतक इज्जत का केस करेगी। हमारे साथ आफरीन फातिमा मौजूद है, जिनका वीडियो पिछले कई दिनों से लगातार वायरल है। आफरीन, आपने अपने वीडियो में आइडिया ऑफ इंडिया को ही खारिज कर दिया। मैंने अपने वीडियो में आइडिया ऑफ इंडिया को बिल्कुल खारिज नहीं किया है। मैंने एक पूरा सेंटेंस है जो बोला है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को चेरी पिक कर कर उसको डिस्टॉर्ट कर कर वायरल किया जा रहा है। मैंने कहा है कि सिंस
जो अटैक इस वक्त जो फांसीवादी सरकार है, अगर मैं एक मुसलमान की हैसियत से एहतजाज करती हूँ तो उसमें कोई गलत नहीं है। और मैंने अगर आप पूरा वीडियो सुनिएगा तो आप ये बात जानिएगा कि मैंने ये बोला है कि अगर ये आइडिया ऑफ इंडिया जो राइट विंग फोर्सेस प्रोपोगेट कर रही हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया में मुझे एक मुसलमान की हैसियत से एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, तो मैं इस आइडिया ऑफ इंडिया को खारिज करती हूँ। मैं राइट विंग आइडिया ऑफ इंडिया को खारिज करती हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो होना चाहिए वो एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया है। वो आइडिया ऑफ इंडिया वो है कि मैं एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, एक बुद्धिस्ट, एक जैनिस्ट, हम सब एक साथ इकट्ठा हो सके और अपनी अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर सकें। ये बताइए वो वीडियो कब का है और कहाँ आपने ये बात कही थी? वो वीडियो 22 जनवरी का है और मैंने इलाहाबाद में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जहाँ पे मैंने वो बातें कही हैं। तो जो भी उसमें बातें हैं वो सही बातें हैं, आप ये कह रही है, जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो चीज़ें हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैंने जो भी कहा है वो संवैधानिक फ्रेमवर्क में रहकर, लीगल फ्रेमवर्क में रहकर कहा है। मैंने कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी बातों को चेरी पिक कर कर एक हिस्सा दिखा रहे हैं, एक हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं, कर कर एक पूरा वीडियो है आपके पास, आपने मेरा पूरा वीडियो मेरे फेसबुक वॉल पे है। मेरे फेसबुक वॉल से ही वीडियो उठाकर ये लोग चला रहे हैं और सिर्फ आधा हिस्सा दिखा रहे हैं, पूरा नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, शर्जील के भी आप उससे भी मुत्तफिक है क्या जो शर्जील ने बोला, क्योंकि उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं, ये इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं आप पर? जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके इल्ज़ाम से पहली बात तो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि देश की आवाम जानती है और जाग चुकी है। दूसरी बात, शर्जील इमाम ने चक्का जाम करने की बात करी है, रोड ब्लॉक करने की बात करी है, जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक नहीं है, सेडिशियस नहीं है। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है कि उनके ऊपर UAPA लगा दिया जाए। लेकिन उनको तो गिरफ्तार किया गया है और देशद्रोह के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और जिन्होंने भी उनके वीडियो को देखा वो यही कह रहे हैं कि वो देश के खिलाफ जा रहे हैं। इस तरह की बातें, असम को तोड़ने की बातें, तमाम बातें शर्जील की तरफ से कही जा गई और आप उनकी हिमायत कर रही है। शर्जील इमाम ने आसम को तोड़ने की बात नहीं कही है, उन्होंने चक्का जाम करने की बात करी है। और उनकी सिर्फ एक इतनी गलती थी कि उन्होंने पर्टिकुलरली आसम का एक एरिया को चक्का जाम करने की बात गलती थी। लेकिन चक्का जाम करना गलत काम नहीं है, चक्का जाम करना गैर संवैधानिक नहीं है। बहुत चक्का जाम अब वही बात है ना, आप एक वर्ड को पकड़ लीजिएगा, आपको उस वर्ड का कॉनोटेशन भी समझने की ज़रूरत है। इस तरह एक वर्ड पकड़ा जाएगा तो आपका भी कोई एक वर्ड मैं चला सकती हूँ कहीं पे, तो उस तरह नहीं होता है। आपको इंसान का पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहा है, और वो चक्के जाम की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, मुकदमा आप पर भी दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, आप मेरी स्पीच का आप पता करवाइए उसको, और पुलिस कार्रवाई, पुलिस जांच करे उसकी, और अगर उनको कुछ मिलता है जो मैंने गैर संवैधानिक या लीगल फ्रेमवर्क से बाहर रहकर कराओ तो बिल्कुल आप मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए। और मैं भी ये बता देना चाहती हूँ कि मैं एक डेफेमेशन केस फाइल करने वाली हूँ। अभी क्या JNU में आप पढ़ाई कर रही हैं? बिल्कुल। तो ये आफरीन फातिमा जिनका वीडियो वायरल है, वो ये कह रही है कि जो उनकी बातें हैं वो उस पर अभी भी कायम हैं। अगर पुलिस को लगता है कि उन्होंने गलत कहा है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और वो मानहानि के मुकदमे की बात भी कह रही है। कैमरामैन अनुज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।